गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अनकॉमन साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी। टॉपिक आपके ज्योग्राफी या जिसको हम इन्वायरमेंट में कवर करते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्थ इंडियन ओशन जो है वो एक क्रूशल रोल प्ले करता है इंडिया के वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने में, खासकर समर मानसून को। तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ये देता है जो कि मानसून रेंज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी ये रीजन फ्यूअर साइक्लोन्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ये इंडियन ओशन यूनिक क्यों है? इंडियन ओशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट इंटरेक्शंस को दिखाता है। ये कनेक्टेड है बोथ पैसिफिक ओशन से और सदर्न ओशन से, ओशैनिक टनल्स के थ्रू। पैसिफिक ओशन इसको वार्म वाटर देता है, सदर्न ओशन इसको कोल्ड वाटर देता है। तो जब ये यूनिक कॉम्बिनेशन हो जाता है, इसकी वजह से जो है सी टेम्परेचर्स वेरीड करते हैं यहाँ पर। उसकी वजह से जो है वो मानसून विंड्स पे भी इम्पैक्ट आता है, और साइक्लोजेनेसिस साइक्लोजेनेसिस क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, तो इस पे भी इम्पैक्ट आता है। तो मानसून का इन्फ्लुएंस अगर हम साइक्लोजेनेसिस पे देखें तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दो ब्रांचेज हैं आपकी इंडियन ओशन की जो कि वार्म अप होती हैं बिफोर मानसून। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जो है वो हॉट बेड होता है एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन का, जिसकी वजह से जो है वो रेनफॉल और लो प्रेशर सिस्टम्स बनते हैं। इन सिस्टम्स से जो है बहुत ही कम साइक्लोन्स बनते हैं, क्योंकि एक फिनोमेना होता है वर्टिकल शेयर। वर्टिकल शेयर में क्या होता है कि साइक्लोन्स की एनर्जी जो है वो स्ट्रिप ऑफ हो जाती है, खासकर मानसून सीजन में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है वो इंडियन ओशन के डायनामिक्स को चेंज कर रहा है। वार्मिंग ज़्यादा हो रही है पैसिफिक ओशन की, उसकी वजह से जो है रैपिड वार्मिंग देखने को मिल रही है इंडियन ओशन की भी। ठीक है, और ये वार्मिंग जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे मानसून को और न्यू चैलेंजेस लेकर आ रही है, साइक्लोजेनेसिस और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे। ठीक है, मतलब साइक्लोन्स ज़्यादा बन रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इंडियन ओशन का क्या रोल है ग्लोबल वार्मिंग में? इंडियन ओशन एक क्लियरिंग हाउस है ग्लोबल ओशन वार्मिंग का। मतलब कि ये बाकी के ओशंस को, जैसे कि पैसिफिक या नॉर्थ अटलांटिक, उनको भी जो है इम्पैक्ट करता है। तो और क्योंकि इंडियन ओशन वार्म हो रहा है तो उससे जो है ग्लोबल ओशन करंट्स या जो है या फिर क्लाइमेट पैटर्न्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है साइक्लोजेनेसिस का जो इंडियन ओशन के ऊपर, लेकिन फिर भी अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है साइक्लोन्स की इस रीजन में बढ़ रही है। ठीक है, तो साइक्लोन के सीजन्स जो है वो नॉर्थ इंडियन ओशन में अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडियन ओशन जो है वो यूनिक है। दो तरह की यहाँ पर साइक्लोन सीजन्स होते हैं। पहला तो मानसून से पहले, जो कि आपका जो है प्री मानसून सीज़न के टाइम पर होता है, और दूसरा जो है मानसून के बाद में आता है, जो कि अरेबियन जो आई एम सॉरी जो अरेबियन सी में देखने को मिलता है। आई एम सॉरी, बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है। अरेबियन सी में तो जो है वो प्री मानसून में सबसे ज़्यादा जब भी आते हैं अरेबियन सी में आते हैं साइक्लोन, और बे ऑफ बंगाल में दोनों टाइम पर जो है वो जो है ये साइक्लोन एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो अरेबियन सी में जो है फ्यूअर साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। मतलब बे ऑफ बंगाल वाली साइड जो आपके ईस्टर्न कोस्ट हमारा है, वहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो है वेस्टर्न साइड। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि लो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है, स्ट्रॉन्ग विंड शेयर है और कूलर सी टेम्परेचर्स हैं, खासकर मानसून सीज़न के बाद। तो अरेबियन सी ने फिर भी स्लाइट इंक्रीज दिखाया है साइक्लोन एक्टिविटी में सिंस 2010। लेकिन ये फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें बे ऑफ बंगाल के से, तो ये काम रहा है पिछले कुछ सालों में। तो साइक्लोन आसना क्या था? साइक्लोन एक आसना एक अनयूजुअल साइक्लोन था, अगस्त 2023 में आया जो। वो फर्स्ट था नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन, अगस्त में आया जो, सिंस 1981। ओरिजिनेट हुआ ये लैंड बेस्ड लो प्रेशर सिस्टम से। ये सिस्टम्स जनरली बे ऑफ बंगाल पर होते हैं, जनरली ये अरेबियन सी पर नहीं आते हैं, बट इस बार ये अरेबियन सी पर हुआ। तो ये जो अनयूजुअल इसलिए था क्योंकि जो ये लो प्रेशर सिस्टम था ये साइक्लोन में बन गया, वो भी लैंड के ऊपर आकर। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। वार्म हुआ अरेबियन सी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसकी वजह से जो है नेसेसरी एनर्जी मिली इस साइक्लोन आसना को इंटेंसिफाई होने में। लेकिन एवेंचुअली ऑफ कोर्स ये जब ड्राई डेजर्ट एयर के साथ कांटेक्ट में आया तब तो ये डिसिपेट हो गया था। ओके, अब ब्रॉड इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का साइक्लोन्स में? क्लाइमेट चेंज जो है वो साइक्लोन्स को ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल बना रहे हैं, जैसे कि और फैक्टर्स भी हैं, ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो, या फिर अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शंस। इन सब ने भी कंट्रीब्यूट किया है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग इंडिया। तो कंक्लूजन इसका ये है कि रीजन जो है वो लेस प्रोन तो है साइक्लोन्स को,
ये हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन का। लेकिन फिर भी अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है इन स्टॉर्म्स की वो बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि एक सिग्निफिकेंट चैलेंज दे रहा है इंडिया और उसके नेबर्स को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन इन इंडिया। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू स्टडी के मुताबिक इंडिया ने टॉप स्पॉट जो है वो सिक्योर किया है बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर का वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। तो इस स्टडी में 5 सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है वो कवर किया गया है। अनकलेक्टेड वेस्ट, लिटरिंग, कलेक्शन सिस्टम्स, अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल्स और रिजेक्ट्स जो कि सॉर्टिंग और रीप्रोसेसिंग से होते हैं। ठीक है, तो इस फाइंडिंग में रिवील किया गया है कि ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट एमिशंस जो है वो 52.1 मिलियन टन्स पहुंच गए 2020 में, और 60% जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ग्लोबली वो सिर्फ 20 कंट्रीज़ में से ही होता है। लिटरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट सोर्स है एमिशंस का ग्लोबल नॉर्थ में, और अनकलेक्टेड वेस्ट जो है वो मेजर सोर्स है ग्लोबल साउथ में। हाई इनकम कंट्रीज़ जबकि हायर प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन रेट्स उनके जो हैं वो ज़्यादा हैं, फिर भी वो टॉप 90 पोल्यूटर्स में नहीं आती, क्योंकि उनके वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट कलेक्शन और कंट्रोल डिस्पोजल सिस्टम्स हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप प्लास्टिक पोल्यूटर बना है। 1/5 ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक एमिशंस इंडिया से ही हो रहे हैं। इंडिया के ऑफिशियल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन रेट जो हैं वो काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं। वेस्ट कलेक्शन फिगर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आफ्टर इंडिया नाइजीरिया और इंडोनेशिया सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हैं। चाइना जो पहले टॉप ग्लोबल पोल्यूटर था इंडिया की बजाय, वो अब फोर्थ पोजीशन पर पहुंच गया है, क्योंकि उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट में प्रोग्रेस किया है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये सारा डेटा, क्योंकि अपकमिंग हमारे लिए ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी आ रही है, जो कि एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा प्लास्टिक पोल्यूशन पर 2024 तक। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो फिर भी अंडर एस्टिमेट कर रही है एमिशंस कुछ हाई इनकम कंट्रीज से, क्योंकि इसमें प्लास्टिक वेस्ट एक्सपोर्ट्स को जो है वो एक्सक्लूड किया गया है। तो होता क्या है कि जो हाई इनकम कंट्रीज होती है वो जो प्लास्टिक होता है किसी ना किसी फॉर्म में हमारी जैसी कंट्रीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट कर देती हैं, और यहाँ पर फिर उसको जो है डिस्पोजल करना पड़ता है, या अगर वो नहीं हो पाता तो हम सबसे बड़ा पोल्यूटर बन जाते हैं। तो ये एक गेम खेलते हैं हमारे साथ हाई इनकम कंट्रीज़। ठीक है, इंडिया में अगर हम देखें 2022 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स जो हैं वो लाए गए, जिसमें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स 19 कैटेगरीज़ का बैन कर दिया गया, और जनरली जो है ये यूज़ एंड थ्रो प्लास्टिक ही होता था। ओके, तो अब इंडिया के जो अगर हम ग्लोबली देखें तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि एंड प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2022। तो एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी भी सेटअप की गई, जिसको कहा गया कि एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए, एक ग्लोबल ट्रीटी बनाए, जिससे कि प्लास्टिक प्रोडक्शन और यूज़ जो है अक्रॉस ऑल नेशंस को गवर्न किया जा सके। तो ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी जो है 2022 में 175 नेशंस जो है वो उन्होंने एग्री किया उस पर, एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होना चाहिए प्लास्टिक पोल्यूशन पर 2024 तक, ताकि हम ग्लोबल जो है एमिशंस जो हैं प्लास्टिक प्रोडक्शन से उसको कम कर सकें, और जो है यूज़ और डिस्पोजल को भी जो है वो हम रिड्यूस कर सकें। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और जो आपका इन्वायरमेंट टॉपिक है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स 2024 दिए हैं अभी रिसेंटली। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का ही इनिशिएटिव है सिटीज़ को रैंक करना ऑन द बेसिस ऑफ जो एक्टिविटीज़ अप्रूव की गई हैं सिटी एक्शन प्लान और एयर क्वालिटी से रिलेटेड 130 एनकैप कंट्रीज़ में। तो सितंबर 2022 में गाइडलाइंस निकाली गई थी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग ऑफ सिटीज़ से रिलेटेड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर। तो इसके अंदर 130 सिटीज़ को जो है जो कि इम्प्लीमेंटिंग सिटीज़ हैं उनको अपने एक्शन प्लान्स जो हैं प्रिपेयर करने थे एज पार्ट ऑफ एनकैप, ताकि वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें बाय अप टू 40% बाय 2025-2026 पीरियड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सिटीजन्स को इन्फॉर्म करना अबाउट हेल्थ इम्पैक्ट्स ड्यू टू एक्सपोजर। ठीक है, और सभी 130 सिटीज़ जो कवर की गई हैं एनकैप द्वारा वो असेस की गई हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सबमिटेड अंडर रैंकिंग फ्रेमवर्क बाय सिटीज़ या अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑन द प्रण पोर्टल। ठीक है, तो अगर देखें कि कैटेगरी 1 सिटीज़ में सूरत, जबलपुर और आगरा आए हैं, कैटेगरी 2 सिटीज़ में जो कि बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है उसमें फिरोज़ाबाद, अमरावती और झांसी आए हैं, कैटेगरी 3 में रायबरेली, नालगोंडा और नालागढ़ आए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कावासाकी डिसीज़। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बेंगलुरु बेस्ड डॉक्टर ने रिवील किया है कि कावासाकी डिसीज़ जो है वो उसमें सर्ज देखने को मिला चिल्ड्रन में आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ कोविड। तो कावासाकी डिसीज़ एक रेयर डिसीज़ है जिससे फीवर और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, खासकर बच्चों में 5 साल से कम की एज के। मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एक्वायर्ड हार्ट डिसीज़ है ये चिल्ड्रन में। कंडीशन जो है वो इम्यून सिस्टम को जो है वो अटैक करती है, खासकर ब्लड वेसल्स को अटैक करना लगता है इम्यून सिस्टम। तो कोरोनरी आर्टरीज़ को खासकर ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, जो कि ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट मसल्स में। तो क्लिनिकल साइंस जो हैं, सिम्टम्स अगर हम देखें इसके, तो क्लिनिकल साइंस इसमें होते हैं फीवर, रैश, स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट, इरिटेशन, रेडनेस ऑफ द वाइट्स ऑफ द आइज़, फिर स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स, ठीक है। तो कॉज जो है इसका अभी हमें पता नहीं है, लेकिन मोर केसेस जो हैं वो लेट विंटर में होते हैं या फिर अर्ली स्प्रिंग में होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुगम्य भारत ऐप। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो मोर देन 1400 कंप्लेंट्स आई हैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड सुगम्य भारत मोबाइल एप्लीकेशन पर, जब से वो लॉन्च हुई है 2021 से, और अप्रॉक्सीमेटली 75% जो है उसमें से रिजॉल्व कर दी गई हैं। सुगम्य भारत ऐप एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ का, ताकि लोगों को एड किया जा सके जो कि डिसेबल्ड हैं या फिर एल्डरली हैं। सुगम्य भारत ऐप जो अलाउ करती है कि वो एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स अगर उनके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में या बिल्डिंग्स में लग रही हैं, तो उसको जो है वो रिपोर्ट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, और जो है जो कंप्लेंट्स हैं पब्लिक से रिलेटेड और एक्सेसिबिलिटी पर, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पर, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो फेस कर रहा होता है ऐसी कोई इशू या फिर एक्सेसिबिलिटी का, वो अपने कंसर्न्स रेज कर सकता है, ग्रीवेंस रेज कर सकता है ऐप के ऊपर। और बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही जो कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर की जा सकती हैं ऐप पर, ठीक है। कंप्लेंट्स जो है वो फ़ोटोज़ अपलोड करनी होती हैं उसमें, और फिर वो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर दी जाती है, जिसके ऊपर वो फिर वो एक्शन लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट ने साइंटिस्ट को फर्स्ट क्लियर व्यू दिया है मरकरी के साउथ पोल का। तो बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट जॉइंट ESA और JAXA, मतलब जापान की एजेंसी, स्पेस एजेंसी का मिशन है मरकरी को। तो ये 2018 में लॉन्च किया गया था। एक एम्बिशियस कॉम्प्लेक्स मिशन है, डिज़ाइन किया गया है कि मरकरी के सरफेस को स्टडी करने के लिए, उसके कॉम्पोजिशन, मैग्नेटिक फील्ड और इंटरेक्शन विद द सोलर इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए। जो इसका प्लानिटरी ऑर्बिटर है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दिया है, और जो इसका मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर है वो जापानीज स्पेस एजेंसी ने दिया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मरकरी के सरफेस और कॉम्पोजिशन को इन्वेस्टिगेट करना, मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना, मरकरी के एक्सोस्फेयर को मेजर करना, और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फतेह 360 मिसाइल्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रिपोर्ट किया गया है मीडिया द्वारा कि ईरान ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इंक्लूडिंग फतेह 360 जो है वो रशिया को दिया है। तो इसको फैथ 360 या फिर फतेह 360 कहते हैं। एक ईरानियन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, प्रिसीजन और मोबिलिटी के लिए जो जाना जाता है। टैक्टिकल स्ट्राइक्स कर सकता है अगेंस्ट वेरियस टारगेट्स। 787 किलोग्राम्स का इसका वेट है। रेंज इसकी 120 से 300 किलोमीटर के बीच में है। 150 किलोग्राम वॉरहेड ये कैरी करता है। इस गाइडेंस सिस्टम में कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, सैटेलाइट नेविगेशन है, ताकि एक्यूरेसी ये 30 मीटर तक की अचीव कर सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने कुछ रिसेंटली चेंजेस किए हैं रूल्स में सुकन्या समृद्धि योजना में, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना एक सेविंग स्कीम है। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंडर इसको लॉन्च किया गया था, ताकि एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड को जो है प्रमोट किया जा सके। बेसिकली एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेसिफिक बनाई गई है। और ये एक इसमें इस स्कीम में इनेबल किया जाता है गार्डियंस को कि वो एक सेविंग्स अकाउंट जो है वो ओपन करें अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए, एक कमर्शियल बैंक में, ऑथराइज कमर्शियल बैंक में, या फिर इंडिया पोस्ट ब्रांच में। गर्ल जो है वो रेजिडेंट इंडियन होनी चाहिए,
गर्ल चाइल्ड जो है वो बिलो द एज ऑफ 10 होना चाहिए जब वो अकाउंट ओपन हो रहा है, और एक ही अकाउंट जो है वो ओपन हो सकता है पर गर्ल चाइल्ड। एक फैमिली मैक्सिमम 2 अकाउंट्स ओपन कर सकती है। एनआरआईज जो है एलिजिबल नहीं होते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। गर्ल जो है उसको अपना अकाउंट ये खुद मेंटेन करना होता है जब वो 18 ईयर्स की एज पर पहुंच जाए। मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट्स 1 ईयर में 250 या मैक्सिमम 1.5 लाख तक होते होते हैं। डिपॉजिट्स जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 100 में होने चाहिए। डिपॉजिट जो हैं वो मिनिमम जो है डिपॉजिट जो है वो एक 15 साल के लिए होने चाहिए, और स्कीम जो है वो 21 साल की एज में जाकर मैच्योर हो जाएगी। कोई भी इंटरेस्ट जो कि एक बार तो 21 साल एज हो गई उसके बाद जो कोई भी इंटरेस्ट जो वेबल होगा वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और विड्रॉल जो है वो 50% अमाउंट तक का अलाउड होगा पर्पज़ ऑफ एजुकेशन के लिए अकाउंट होल्डर के, ठीक है, जो कि मतलब जो गर्ल चाइल्ड है उसके। और विड्रॉल जो है वो सिर्फ तभी अलाउ होगा जब गर्ल जो है वो 18 ईयर्स की एज जो है वो अटेन कर चुकी है या फिर वो 10th स्टैंडर्ड पास कर चुकी है। तो इसमें जो है वो टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जो इन्वेस्टमेंट्स इसमें की जाती हैं वो एग्जेम्प्टेड होती हैं टैक्स के लिए। इंटरेस्ट जो होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। एट द एंड जो अब मैच्योरिटी पर या विड्रॉल अमाउंट मिलती है वो भी एग्जेम्प्ट होती है इनकम टैक्स से। तो गार्डियनशिप चेंजेस भी किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर ये अकाउंट जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर जो है वो ओपन किया गया है तो बाद में उसको लीगल गार्डियंस के नाम पर जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, खासकर जो अलाइव पेरेंट्स हों या फिर कोई और लीगल गार्डियन हो। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is uncommon cyclones in the Arabian Sea. This topic is important for your environment section and also your geography section. So North Indian Ocean is playing a crucial role in influencing India's weather patterns, especially during the summer monsoon. So it supplies a significant amount of moisture which is critical for the monsoon rains. Despite this region experiences fewer cyclones as compared to the other oceanic bases globally. Okay, so why is the Indian Ocean unique? So the Indian Ocean stands out due to its complex climatic interactions. It is connected to both the Pacific and Southern Oceans through oceanic tunnels. The Pacific Ocean brings warm water into the Indian Ocean, while the Southern Ocean brings cooler water. This unique combination leads to varied sea temperatures, which in turn impacts monsoon winds and cyclogenesis. Cyclogenesis means the formation of cyclones. So, Arabian Sea and the Bay of Bengal, which are both parts of the Indian Ocean, warm up significantly before the monsoon. The Bay of Bengal becomes a hotbed for atmospheric convection, which leads to rainfall and low pressure systems. These systems, however, rarely turn into cyclones because of a phenomena known as vertical shear. This shear strips the cyclones of their energy, especially during the monsoon season. So, what is the impact of climate change on the Indian Ocean? Climate change is significantly altering the Indian Ocean's dynamics. Increased warming of the Pacific Ocean and the changes in the atmospheric conditions are causing rapid warming of the Indian Ocean itself. This warming is influencing the monsoon, and it is leading to new challenges in terms of cyclogenesis and extreme weather events. Cyclogenesis refers to the process of cyclone formation and intensification. Okay, so what is the role of Indian Ocean in global warming? Indian Ocean acts as a clearinghouse for global ocean warming. It also impacts other oceans like the Pacific and North Atlantic. As the Indian Ocean warms up, it alters global ocean currents and affects the climate patterns across the world. This has had a direct impact on cyclogenesis as well. Okay, so what are the cyclone seasons in the North Indian Ocean? North Indian Ocean is unique and it has two distinct cyclone seasons, one before the monsoon and one after. During the pre-monsoon season, Arabian Sea experienced less cyclone activity because of cool sea temperatures and limited convection, but Bay of Bengal remains active during both these seasons. Okay, so cyclones in the Arabian Sea and Bay of Bengal, if we want to know about them, Arabian Sea sees fewer cyclones compared to Bay of Bengal because it has lower convective activity, stronger wind shear, and cooler sea surface temperatures as compared to Bay of Bengal during, especially after the monsoon seasons. But what we are witnessing is that Arabian Sea is also showing a slight increase in cyclone activity since 2010. So the best example is the cyclone Asna, which came last year in August. It marked the first North Indian Ocean cyclone in August since 1981. It originated from a land-based low-pressure system. Such systems are typically formed over the Bay of Bengal and bring
heavy monsoon rains to India. But this was an unusual nature of Asna, in which we saw the transition of this low pressure system into a cyclone over land, and it subsequently grew over Arabian Sea, and it was unexpected. The warming of Arabian Sea, fueled by global warming, is providing the necessary energy for cyclones like Asna to intensify. However, this cyclone dissipated due to dry desert air entering the cyclone's circulation. So, what are the broader impact of climate change on cyclones? Climate change is making these cyclones more predictable. Global warming, El Nino, even underwater volcanic eruptions have contributed to extreme events worldwide, including in India. So, this region remains less prone to cyclones compared to other parts of the world, but still, unpredictability of these storms is increasing, driven by climate change, and it presents a significant challenge for not just India but also its neighbors. So the next topic is plastic pollution in India. This topic is important for your environment section. So according to a new study, India has secured the top spot as the biggest plastic polluter in the world. So this study has assessed 5 sources of plastic pollution, that is uncollected waste, littering, collection systems, uncontrolled disposal, and rejects from sorting and reprocessing. The findings have revealed that global plastic waste emissions reached 52.1 million tons in 2020. 69% of the global plastic waste emissions originate from 20 countries. Littering was the predominant source of emissions in the global north, while uncollected waste was the major source in the global south. High income countries, despite having higher plastic waste generation rates, they are not in top 90 polluters. Why? Because they have comprehensive waste collection and controlled disposal systems. But the fact is also that they export their plastic waste into low income countries like India and parts of Africa, and that's how they basically send their own plastic waste and convert it into more packaging or items, or recycle them, and they send it to countries like India, and we get the blame for for this plastic pollution. So India has emerged as the world's top plastic polluter, and it amounts to almost 1/5 of global plastic emissions. India's official plastic waste generation is likely underestimated, and waste collection figures are inflated. After India, it is Nigeria and Indonesia, which are holding second and third position. And after that, China is at the fourth position. It was the top global polluter, but it has made progress in waste management. So these insights are important because of the upcoming Global Plastics Treaty, which aims to create a legally binding agreement on plastic pollution by 2024. So this comprehensive study may still underestimate emissions from some high-income countries because they have excluded high public plastic waste exports from its study. Okay, so India has made progress. Like in 2022, India brought into effect the Plastic Waste Management Amendment Rules, which banned 19 categories of single-use plastics. The disposable goods which are made from plastic but are generally use and throw. So globally, United Nations Environment Assembly passed a resolution to end plastic pollution by 2022, and an intergovernmental negotiating committee was set up and tasked to develop a legally binding instrument, that is a global treaty to govern plastic production and use across all nations. Okay, so in 2022, 175 nations agreed to develop a legally binding agreement on plastic pollution by 2024. Okay. So the next topic is Swachh Vayu Sarvekshan Awards. This topic is important for your governance section. So recently, Union Environment Minister has presented the Swachh Vayu Sarvekshan Award 2024. So this is an initiative by Ministry of Environment to rank cities on the basis of activities approved under the City Action Plan and air quality in 130 National Clean Air Program cities. So in September 2022, Ministry of Environment released guidelines on Swachh Vayu Sarvekshan ranking of cities under the National Clean Air Program. So this program aims to give a ranking to 130 cities in the country for implementing city action plans as part of the NCAP for reducing air pollution by up to 40% by 25-26 period. So the objective is to create awareness among all sections of society and inform citizens about the health impacts related due to exposure. Okay, so 130 cities are covered under the NCAP are assessed based on the information they submit under ranking framework by cities or urban local bodies on the PRAN portal. Okay. So in the category 1,
Surat, Jabalpur, and Agra have secured the top rank. So these categories are based on population basically. Category 2 are states. Category 2 cities are Firozabad, Amravati, and Jhansi. In category 3, Raebareli and Nalgonda, Raebareli, Nalgonda, and Nalagarh have secured the top spot. Okay. So the next topic is Kawasaki disease. This topic is important for your social issues. So recently, a Bangalore-based doctor has revealed that they saw a surge in Kawasaki disease among children after the devastating second wave of COVID. So Kawasaki disease is a rare disease which causes fever and inflammation of the blood vessels, mainly in children under the age of 5. So it is one of the most common forms of acquired heart disease in children. This condition causes the immune system to attack blood vessels. It also affects the coronary arteries, which carry blood to the heart muscle. So clinical signs of this disease include fever, rash, swelling of the hands and feet, irritation, redness of the whites of the eyes, swollen lymph glands in the neck, irritation, inflammation of the mouth, lips, and throat. So, the cause of this disease is unknown, and more cases happen in late winter and early spring. So the next topic is Sugamya Bharat app. This topic is important for your governance section and also the social issues. So more than 1400 complaints related to accessibility have been lodged through the Sugamya Bharat mobile application since its launch in 2021, with approximately 75% of those resolved according to official data. So Sugamya Bharat app is an initiative of Department of Empowerment of Persons with Disabilities. So it is designed to aid people with disabilities and the elderly. Sugamya Bharat app allows users to report accessibility problems in public infrastructure, transportation, and buildings. So uh, this app identifies issue. Uh, it helps in identification of issues or complaints from the public related to accessibility at public places. So any person facing difficulty or issues related to accessibility in India can raise their concerns or grievances on the app. Only accessibility related issues pertaining to buildings, transportation systems, and ICT, that is websites and TV viewing, can be registered on the app. Complaints are filed by uploading photos, which are then forwarded to the relevant authorities for action. Okay. So the next topic is Bepi Colombo spacecraft. This topic is important for your science and tech section. So recently, Bepi Colombo spacecraft gave scientists their first clear view of Mercury's south pole. So Bepi Colombo spacecraft is a joint European and Japanese mission to Mercury. So it was launched in 2018, and it's a complex mission designed to study Mercury's surface composition, magnetic field, and its interaction with the solar environment. So its planetary orbiter has been provided by a European Space Agency. Its magnetospheric orbiter has been provided by Japanese Space Agency. The objective of Bepi Colombo is to investigate Mercury's surface and composition, study Mercury's magnetic field, measuring Mercury's exosphere, and conducting experiments. Okay. So the next topic is Fateh 360 missiles. This topic is important for your security section. So recently it has been reported that Iran has delivered short-range ballistic missile including the Fateh 360 to Russia. So FAT 360 or Fateh 360 is an Iranian short-range ballistic missile known for its precision and mobility. So it is designed to carry out tactical strikes against various targets, including military installations and infrastructure. Its launch weight is 787 kilograms, and it has a range of approximately 120 to 300 kilometers. So it carries a 150 kilogram warhead. So the guidance system of Fateh 316 consists of a combination of inertial guidance system and satellite based navigation to achieve an accuracy of 30 meters. Okay. So the next topic is Sukanya Samriddhi Yojana. This topic is important for your social issues and your governance section. So government has recently made certain changes to the rules of Sukanya Samriddhi Yojana. So Sukanya Samriddhi Yojana is a savings scheme launched in 2015 under Beti Bachao Beti Padhao campaign, and it is aimed to promote the education of girl child. So it's a small deposit scheme tailored specifically for the girl child. So this scheme enables the guardians to open a savings bank account for their girl child with an authorized commercial bank or even India Post branch. So the girl must be an Indian resident. The account can be initiated by a parent or a legal guardian of the girl child. The girl child must be below the age of 10 at the time of opening the account. Only one account is allowed per girl child, and a family is allowed to open two maximum accounts. Okay, NRIs are not eligible to open these accounts. A girl must operate the account herself after she attains the age of 18 years. The minimum and maximum deposits that can be made in an account in a financial year are
250 and 1.5 lakh respectively. Deposits towards this scheme should be made for a period of 15 years. However, the scheme matures after 21 years. So no interest will be payable after the account completes 21 years from the date of opening. So withdrawal up to a maximum of 50% is allowed for the purpose of education of the account holder only if the girl child has attained the age of 18 years or has passed the 10th standard, whichever is earlier. Investments made into this account are allowed for income tax deductions. Maximum cap is 1.5 lakh rupees. The interest that accrues is on this account is compounded annually, and it is exempt from under the section 10 of Income Tax Act. The proceeds which are received upon maturity or withdrawal are also exempt from income tax. Okay, so in case of accounts opened under the guardianship of grandparents, so these are the new rules. So in case the accounts have been opened under the guardianship of grandparents who are not the legal guardians, the guardianship can be transferred to a person who is entitled under the law in force, that is to the natural guardian, that is the alive parents or the legal guardian. Okay, if it is not done, then the account will be closed and this will be a permanent closure. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.